बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म होता क्या है? एम्बोलिज्म असल में ये होता है कि एक वेसल है, सपोज एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में एक जगह पे क्लॉट बना हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे ओक्लूड कर रहा था। लेकिन अगर यही क्लॉट किसी और जगह के ऊपर डिसलॉज हो जाए, जैसे इस वेसल को तो ये पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा था, तो ब्लड के फ्लो ने इस क्लॉट को यहाँ पे पहुंचा दिया, इस जगह पे पहुंचा दिया। और जब ये ब्लड क्लॉट उस वेसल में जो इतनी ज़्यादा छोटी थी, इसमें से गुजर ना सका, और इस ब्लड क्लॉट ने या इस मैस ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, इस वेसल को ओक्लूड कर दिया। इस वेसल के ओक्लूजन की वजह से उस ऑर्गन में आपको डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। वो अगर अपना काम सही तरह नहीं कर सकेगा, अगर उसका काम ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस तरह आपके हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो ब्लड के अंदर ही रिलीज होते हैं, या ये हो सकता है कि हाइपोक्सिक डेथ देखने को मिल सकती है, इस्केमिक नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है, इन्फाक्शन हो जाता है। तो एम्बोलिज्म होता क्या है? इम्बोलस होता क्या है? इम्बोलस एक इंट्रावैस्कुलर मैस होता है। तो पहली बात क्या होगी इम्बोलस की कि क्या है? इंट्रावैस्कुलर मैस होता है, वेसल्स के अंदर होता है। अब ये इंट्रावैस्कुलर मैस, या इसको क्लॉट नहीं बोलूँगा मैं, इसको मैस बोलूँगा, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैशियस भी हो सकता होता है, गैस बबल्स भी हो सकते हैं। सॉलिड में अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे डिसलॉज थ्रोम्बस होते हैं, जैसे थ्रोम्बस किसी जगह पे बना, ब्लड क्लॉट, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट बना, तो जो डिसलॉज थ्रोम्बस होता है उसको हम सॉलिड के तरह डालते होते हैं। जबकि गैशियस के अंदर कुछ होते हैं हमारे, कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बबल्स होते हैं, ठीक है, वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ये इम्बोलस वगैरह काम कर सकते हैं। मतलब जो इम्बोलस होता है वो किन किन नेचर का हो सकता है? वो इम्बोलस असल में किसी थ्रोम्बस से डिराइव्ड हो सकता है। जब वो थ्रोम्बस से डिराइव्ड होगा तब इसको हम थ्रोम्बो इम्बोलस बोलेंगे या थ्रोम्बो इम्बोलिज्म बोलेंगे। तो ये थ्रोम्बस असल में ये इम्बोलस भी बन सकता होता है। तो डिसलॉज थ्रोम्बस ये इम्बोलिज्म कॉज कर सकता है, या ये इम्बोलस या ये इम्बोलस पार्टिकल कोई फैट भी हो सकता है जिसकी वजह से फैट इम्बोलिज्म हो जाएगा। ये नाइट्रोजन का बबल भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एयर इम्बोलिज्म। ये कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक भी हो सकता है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल इम्बोलिज्म। कोलेस्ट्रॉल इम्बोलिज्म ये इम्बोलस किसी, कह सकते हैं, ट्यूमर के फ्रैगमेंट से भी आ सकता है, ठीक है, ट्यूमर के फ्रैगमेंट से भी आ सकता है। यही इम्बोलिज्म किसी बोन मैरो से भी आ सकता है जिसको बोलते हैं फैट इम्बोलिज्म बोलते हैं, ठीक है, वैसे फैट ड्रॉपलेट आ चुका था। और इसके साथ कोई फॉरेन बॉडीज भी होती है, ये भी इम्बोलस वगैरह का काम कर सकती है। तो फिर इम्बोलस की इतनी सारी आपको फॉर्म्स नज़र आ रही है। ट्यूमर भी हो सकता है, बोन मैरो का फ्रैगमेंट भी हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इम्बोलिस करते क्या है? इम्बोलस ट्रैवल करते रहते हैं ब्लड के साथ, और जिस जगह के ऊपर उनका ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा उस वेसल को, माइन्यूट वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, इस माइन्यूट वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं इम्बोलिज्म। इम्बोलस उस मैस को बोलते हैं। और अगर वो मैस वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर दे, टिश्यू की डिसफंक्शन या इन्फाक्शन करवा दे, तब इसको इम्बोलिज्म बोलते हैं, ठीक हो गया। तो इम्बोलिस की वजह से इम्बोलिज्म आता है। अब इम्बोलिज्म डिपेंडिंग अपॉन ये किस जगह पे हो रही है या उसका ओरिजिन क्या है, हम इसको 5 में डिवाइड करते हैं इम्बोलिज्म को। नंबर 1 होता है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्लूजन देखने को मिलती है। अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर है तो उसको सिस्टेमिक इम्बोलिज्म या उसको सिस्टेमिक थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो इम्बोलस होता है वो असल में थ्रोम्बस का ही डिसलॉज होता है, डिसलॉज पार्टिकल होता है। उसको हम फैट इम्बोलिज्म भी कह सकते हैं अगर उसका जो नेचर है वो फैट है, बोन मैरो से डिराइव्ड है। अगर वो उसकी नेचर गैशियस है तो उसको एयर इम्बोलिज्म भी बोल सकते हैं। या उसकी नेचर एमनियोटिक फ्लूइड है या एमनियोटिक फ्लूइड से डिराइव्ड हुआ है तो उसको एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म भी बोलते होते हैं, ठीक हो गया। तो बात करते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म की। ये 5 टाइप्स होगी इम्बोलिज्म की। तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म की बात करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर इम्बोलस का बनना, तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो जुड़ी हुई होती है राइट हार्ट से। तो अगर मैं बात करूँ पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से निकलता होता है, ये निकलता होता है राइट हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से। और राइट हार्ट के पास ब्लड आ रहा होता है वेन्स का। तो वो जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है, अगर वो थ्रोम्बस डिसलॉज होने के बाद हार्ट से होता हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे, तब उसको पल्मोनरी इम्बोलिज्म करवाते हैं। तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म के अंदर आपका जो मेन कॉजेटिव फैक्टर है वो क्या है? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक हो गया, ओके।
जो असल में होता ये है कि डीप वेनस थ्रोम्बोस किस कंडीशन के अंदर बनता होता है कि अगर हमने किसी बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पेशेंट की हड्डी टूट गई है, वो बेड रेस्ट है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से क्या होता है, वीनस स्टेसिस की वजह से, हाइपर कोआगुलेबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बनना शुरू हो जाते हैं किसकी वजह से कि कोई इमोबिलाइजेशन है, ठीक है, मसल्स की, तो इमोबिलाइजेशन की वजह से डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बनना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली ये बड़ी बड़ी वेन से होते हुए सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा से होते हुए राइट हार्ट में आती है, राइट हार्ट से होते हुए ये आ जाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। और जब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाती है तो या तो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं, पल्मोनरी ट्रंक को ब्लॉक कर सकते हैं, या इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस को कर सकते हैं। ठीक है, ओके। या ये उस जगह के ऊपर जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी दो में बाइफरकेट हो रही है, ये उस जगह को भी ब्लॉक कर सकते हैं। जब ये उस जगह को ब्लॉक करेंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रैडल इम्बोलिस, स्ट्रैडल इम्बोलस बोलते हैं। ठीक हो गया, स्ट्रैडल इम्बोलस बोलते होते हैं। ये भी हो सकता है कि जो वीनस इम्बोलिज्म, बाज़ वक़्त वीनस इम्बोलिज्म ये किसी सिस्टैमिक सर्कुलेशन में भी जा सकता है। सिस्टैमिक सर्कुलेशन में कि जो डीप वेनस थ्रोम्बोस है, पहली बात डीप वेनस थ्रोम्बोस कहाँ जा सकता है, पहले डीप वेनस थ्रोम्बोस गया किसके अंदर, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर राइट हार्ट के ज़रिए, लेकिन ये सिस्टैमिक सर्कुलेशन में भी जा सकता है। या उस केस में जाएगा कि जब वो राइट हार्ट में गया तो राइट हार्ट में जाने के बाद ही लेफ्ट हार्ट में चला गया किसी ना किसी इंटर एट्रियल या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो कोई ना कोई सेप्टल डिफेक्ट होगा, सेप्टल डिफेक्ट से होता हुआ सिस्टैमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, लेफ्ट हार्ट से होता हुआ सिस्टैमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म, पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म वगैरह कहते होते हैं। ठीक है, तो उसके कॉजेज आपको बता दिए, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है। ठीक हो गया। अब इसके कुछ इफेक्ट्स को देख लेते हैं इसके पल्मोनरी इम्बोलिज्म के, तो हम इसको कुछ इस तरह से देख लेते हैं, पल्मोनरी लिख लेते हैं यहाँ पर, पल्मोनरी इम्बोलिज्म के 5 इफेक्ट्स। ठीक है, कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म क्या करवा सकता होता है। कहती है कि 60 से लेकर 80% केसेस के अंदर जो पल्मोनरी इम्बोलस होता है वो साइलेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो वो कोई क्लिनिकल साइन सिम्टम नहीं करवाता। ठीक है, क्लिनिकल साइन सिम्टम नहीं कराता। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये इम्बोलस ऑर्गेनाइज हो जाता है। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल ये वेसल्स हैं, इस वेसल के ऊपर कोई इम्बोलस आके इसको ब्लॉक करना शुरू कर गया है, तो फिर इसके ऊपर एंडोथीरियल सेल की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, स्मूथ मसल की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी तो फिर एक फाइब्रस सा वेब होगा जो इस इम्बोलस के ऊपर चढ़ा हुआ होगा और कोई एविडेंस नहीं होगा। इस केस में इसको बोलेंगे साइलेंट, और ये किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन काज नहीं करवा रहा। दूसरी ये हो सकता है कि ये जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म है ये सडन डेथ करवा दे, सडन डेथ करवा दे। कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो इम्बोलस होते हैं जो पल्मोनरी सर्कुलेशन को 60% ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे, 60% ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से राइट हार्ट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है और राइट हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं राइट हार्ट फेलियर या कोर पल्म्यूनेल। तो 60% ऑब्स्ट्रक्शन के केस में राइट हार्ट के ऊपर प्रेशर होने की वजह से कोर पल्म्यूनेल हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है कि अगर मीडियम साइज आर्टरीज हैं, इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो अगर इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो वेस्कुलर रप्चर भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर मीडियम साइज आर्टरीज हैं, इनकी एम्बोलिक डिस्ट्रक्शन हो गई है तो उसकी वजह से वेस्कुलर रप्चर हो जाएगा। जब वेस्कुलर रप्चर हो जाएगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हैमरेज हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। लेकिन इस पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हैमरेज की वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लंग्स के पास दोनों टाइप की सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी और ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं। ठीक हो गया। तो मीडियम साइज आर्टरी के वजह से पल्मोनरी हैमरेज हो जाएगा। ठीक है, आर्टरी फट जाएगी क्योंकि पीछे से प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा तो वो आगे पहुंचाने नहीं देगा। नेक्स्ट है कि अगर स्मॉल एंड आर्ट्रियोल्स डैमेज होती है, स्मॉल एंड आर्ट्रियोल जिन्होंने किसी पार्टिकुलर एरिया को सप्लाई करना हो, दरम्यान में कोई अनास्टोमोसिस नहीं है, उनका अगर इम्बोलस होता है तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगी, इस केस में इन्फेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन वो एंड आर्ट्रियोल की होनी चाहिए, लास्ट वाली। ठीक हो गया। कहती है कि अगर मल्टीपल इम्बोलस होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर तो उसकी वजह से भी राइट हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी और राइट वेंट्रिकल फेल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल ज़्यादा फेल हो जाए और एक्यूट फेलियर हो जाए और उसकी वजह से डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं कोर पल्मोनेल, और जब होता है जब 60% ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब हम देख लेते हैं सिस्टैमिक थ्रोम्बो इम्बोलिज्म। जो सिस्टैमिक थ्रोम्बो इम्बोलिज्म है, जो 80% जो सिस्टैमिक थ्रोम्बो इम्बोलिज्म या सिस्टैमिक इम्बोलाई होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं इंट्राकार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई, जो ठीक है, इंट्राकार्डिक
म्यूरल थ्रोम्बाई, हार्ट के अंदर, जो हार्ट के चैम्बर के अंदर जो थ्रोम्बस बनते हैं, इंट्राकार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई। और उस 80% में भी हम कह सकते हैं कि जो इसमें 2/3 होता है, 2/3 के केस में आपको लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फाक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि इस थ्रोम्बस की वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया। और बाकी केस के अंदर आपको लेफ्ट एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर देखने को मिल सकता है और इसकी डायलेशन देखने को मिल सकती है। जब डायलेशन होती है ना, तो फिर जो वेव होती है एट्रियल वेव से गुजरने का टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिब्रिलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और रिमेनिंग जो होता है 20% होता है, उसका काज होता है एयोर्टिक या वीनस थ्रोम्बाई, जिसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। और पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई असल में पल्मोनरी एम्बोलस के ही डेरिवेटिव होते हैं, पल्मोनरी एम्बोलस के ही डेरिवेटिव होते हैं। तो बाकी 20% क्या होगा, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई होगा। ठीक है, या अयोर्टिक एनोरिज्म से भी डिराइव्ड हो सकता है, थीरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वजह से भी आ सकता है, वेल्वुलर वेजिटेशन की वजह से भी आ सकता है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई की वजह से भी आ जाता होता है। ठीक हो गया। कहते हैं कि एज कंपेयर टू वीनस थ्रोम्बाई, कि अगर वीनस एम्बोलाई हमने पढ़ा था, थ्रोम्बाई नहीं वीनस एम्बोलाई, कहते हैं कि जो वीनस एम्बोलाई थे वो रिलेटिवली ट्रैवल करते थे पल्मोनरी सर्कुलेशन तक, लेकिन जो आर्टीरियल एम्बोलाई है वो किसी भी जगह पे जा सकती है, क्योंकि आर्टरीज इतनी सारी जगह के बच जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, कि जो पल्मोनरी एम्बोलस था वो सिर्फ लंग्स में आके डिसलॉज होता था, लेकिन ये किसी भी टिश्यू में जाके डिसलॉज हो जाएगा और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देगा। नॉर्मली ज़्यादातर जो होते हैं वो लोअर लिम्ब के अंदर और कुछ होती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो 90% केसेस के अंदर आपको 75% केसेस के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो लिम्स की होती है, लोअर लिम्स की होती है, वो जो 10% केसेस के अंदर ब्रेन की होती है। ठीक है, ब्रेन की, लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरे टिश्यू भी इन्वॉल्व हो सकते होते हैं। तो यह है सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म का क्या मतलब होगा कि आपको जो वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर आपको माइक्रोस्कोपिक फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। ये किन किन केस के अंदर हो सकता है कि बाजू का ऐसा होता है कि लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है या सॉफ्ट टिश्यू का ट्रॉमा है, बर्न्स है। ठीक है, इनमें होता है। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है लॉन्ग बोन का, और सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है, बर्न्स हो सकता है, स्केलेटल इंजरीज हैं। इनकी वजह से होगा क्या, जो लॉन्ग बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है उसको रप्चर कर देता है। ठीक है, जो बोन मैरो के अंदर जो साइनोसॉइड्स होते हैं ना, या स्मॉल विन्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जो साइनोसॉइड्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। जो साइनोसॉइड्स रप्चर हो जाते हैं तो जो मैरो या एडिपोज टिश्यू है वो वेस्कुलर स्पेस में हार्डिएट कर जाएगा और लंग्स में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लंग्स में जाने की कोशिश करेगा अगर वो वेन्स के अंदर है। जब ये मैरो टिश्यू या एडिपोज टिश्यू लंग्स की वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो जिसकी वजह से पल्मोनरी इनसफिशिएंसी हो सकती है। अगर ब्रेन को करेगा तो न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम देखने को मिल सकती है। अगर बोन मैरो का डिसफंक्शन हो गया तो एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। ठीक हो गया। उसके साथ साथ कहते हैं कि इंजरी के बाद टेकेपनिया, डिस्निया, टेकेकार्डिया, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस भी देखने को मिल सकते होते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का एक कॉज ये भी हो सकता है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं ना, उनके साथ प्लेटलेट एडहेयर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिलेटिव प्लेटलेट की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। एनीमिया का कॉज क्या, एनीमिया का कॉज ये होता है कि जो आरबीसी की एग्रीगेशन होती है, जो स्प्लीन पकड़ लेती है आरबीसी को, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जो हमारा ब्लड के अंदर जो मैरो आता है ना, उसको पकड़ लेती है स्प्लीन, और स्प्लीन इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा। ओके, ये भी मैरो डिसफंक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं। अब इनकी पैथोजेनेसिस को समझ लेते हैं। जो फैट माइक्रो इम्बुलाई होते हैं और दूसरे आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट की एग्रीगेट होते हैं, वो किसी भी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पल्मोनरी या चाहे वो सेरेब्रल है। पल्मोनरी की वजह से न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं और पल्मोनरी के अंदर आपको पल्मोनरी इनसफिशिएंसी देखने को मिल सकती होती है। इसके बाद देख लेते हैं एयर एम्बोलिज्म के बाद जो ऐसा होता है कि हमारी सर्कुलेशन के अंदर जो गैस बबल्स होते हैं वो जमा होने के बाद एक बड़ा फ्रोथी मैस बना लेती है, और वो फ्रोथी मैस किसी भी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद इस्केमिक इंजरी करवा देगा। और ये आपने गाइडन के अंदर पढ़ा होगा कि डिजीज केसन डिजीज, ठीक है, या जिसको डीकम्पेंसेशन सिकनेस भी बोल सकते होते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ से समझ लेते हैं एयर एम्बोलिज्म को। के बाद जो ऐसा होता है कि जो गैस बबल्स थे वो मिलकर फ्रॉथी मैसेज बना देते हैं, जो किसी वेस्कुलर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, स्कीमिक इंजरी करवा देती है, अब होता क्या है, ये उस कंडीशन के अंदर होगा जब वेसल्स में और आउटसाइड एयर में क्या होगा, कम्युनिकेशन आ जाएगी, और वेसल्स के अंदर नॉर्मली नेगेटिव प्रेशर होता है तो वो एयर को सक कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं तो सेरेब्रल सर्कुलेशन अगर ओपन होगी तो एयर इसमें सक कर जाएगी, जिसकी वजह से एयर जैसी चले जाएगी तो एयर के ड्रॉप मिलने के बाद एक बड़ा फ्रोथी मैस बना लेगी वो। और एयर अगर 100 ml से ज़्यादा होगी
तो वो क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती होती हैं, ठीक है, क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। कहती है कि अगर एयर पल्मोनरी सर्कुलेशन तक पहुंच जाए तो ये परफ्यूजन के अलावा और क्या करना शुरू कर देती है, इन्फ्लेमेशन को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। और अगर सीएनएस के अंदर बबल्स हो तो सीएनएस के अंदर ये मेंटल इम्पेयरमेंट करवा सकते हैं और कोमा भी करवा सकते हैं। एक स्पेशलाइज टाइप की सिकनेस है जिसको बोलते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। ये जब होती है जबकि इंडिविजुअल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तेजी से आता होता है, सडन डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये होती है स्कूबा या डीप सी डाइवर्स में या अंडर वाटर सी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में, ठीक है, कि जब एयर हाई प्रेशर में ब्रीथ की जा रही है जिस तरह डीप सी में, तो ज़्यादा जो गैस की हमारी ब्लड के अंदर डिसोल्यूशन देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही डाइवर ऊपर की तरफ आता है, डीप कंप्रेशन की वजह से जो नाइट्रोजन के बबल्स सोल्यूशन से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब नाइट्रोजन के बबल मिलना शुरू हो जाएंगे तो ये गैस बबल्स बड़े बड़े फ्रॉथी मैसेज बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर ये स्केलेटल मसल के अंदर बनना शुरू हो गए, जॉइंट्स भी बनना शुरू हो गए, तो ये पेनफुल कंडीशन करवा देती है जिसको बोलते हैं बैंड्स या जिसको ग्रीशियन बैंड्स भी बोलते हैं। लंग्स के अंदर गैस बबल्स होते हैं, वडीमा करवा सकती है, हैमरेज करवा सकते हैं, फोकल एटिलेक्टिसिस या एम्फीसीमा भी करवा सकते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेशलाइज टाइप की रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगी जिसको चॉक्स बोलते हैं। सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होगी। इसका एक और नाम भी है जिसका नाम है केसन डिजीज़, ठीक है, केसन डिजीज़ भी बोलते हैं। इसका ठीक करने का तरीका ये है कि जैसे कोई डाइवर आया तो उसको एक गैस चैम्बर में ले जाते हैं जिसमें हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से जो गैस बबल है वो वापस टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में चले जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डीकम्प्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी होता है। एमनियोटिक एम्बोलिज्म का कॉज क्या होता है? एमनियोटिक एम्बोलिज्म का कॉज क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है या फीटल टिश्यू है वो मैटरनल सर्कुलेशन में चले गया है। कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि यूट्राइन वेन का रप्चर है या प्लेसेंटा में कोई टेयर आ गया है, इसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड या फीटल टिश्यू मैटरनल सर्कुलेशन में चले गया है, ठीक है। क्लासिकल क्या चीज़ होगी कि स्क्वेमस सेल फीटस के लैनुगुलर हेयर है, वर्निस कैजियोसा का फैट है या म्यूसिन है, वो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर चला गया जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। इसकी वजह से भी पल्मोनरी इनसफिशिएंसी हो जाएगा, डिस्निया, साइनोसिस हो सकता है, शॉक हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, हेड एक, सीजर, कोमा, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। किस तरह से मैकेनिज्म होता है पैथोजेनेसिस का कि जैसे ही कोई फीटल टिश्यू आएगा मैटरनल के अंदर तो बायोकेमिकल एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है नेट सिस्टम की, कोआगुलेशन फैक्टर्स की, और फिर आपको क्या देखने को मिल सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन वाले मैकेनिज्म्स होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन वाले मैकेनिज्म पल्मोनरी सर्कुलेशन को डैमेज करना शुरू कर देगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा जिसकी वजह से फाइनली राइट हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। जब राइट हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही। जब ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही तो लेफ्ट साइड भी फेल होना शुरू हो जाएगी। जब लेफ्ट साइड फेल होना शुरू हो जाएगी इसके साथ साथ आपको ओवरऑल बॉडी के ऊपर हाइपोक्सिक डेथ देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिल सकता है, डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज भी देखने को मिल सकता है। ये सारा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में होगा। तो ये था एम्बोलिज्म के बारे में। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।